भारत एक गणतंत्र सुनने में कितना सीधा लगता है ना? पर कभी सोचा है कि कागज पर इस महान गणतंत्र की नींव, इसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया गया? इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के पहले 35 आर्टिकल्स में। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये वो दस्तावेज है जिसने पूरे राष्ट्र को एक पहचान दी। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कागज पर एक देश बनाया कैसे जाता है? मतलब इसके सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? और मजे की बात यह है कि हमारा संविधान इसका जवाब बड़े ही शानदार तरीके से 3 हिस्सों में देता है, और ये तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश को बनाने का सबसे पहला, सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है? ये तय करना कि वो देश है कहाँ तक, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसका ढांचा क्या है। और यही काम किया गया है हमारे संविधान के पार्ट 1 में, आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना, वो बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। और ये कोई मामूली अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत के राज्य किसी समझौते या डील का नतीजा नहीं है, और इसलिए उन्हें इस यूनियन से अलग होने का कोई हक नहीं है। बस एक छोटी सी लाइन भारत की एकता की सबसे मजबूत नींव रखती है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि भारत का नक्शा हमेशा के लिए फिक्स हो गया? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 3 हमारी पार्लियामेंट को एक बहुत ही खास पावर देता है, देश के नक्शे को बदलने की। जी हाँ, हमारी संसद नए राज्य बना सकती है, राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है, यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और इसका सबसे हालिया उदाहरण हमने 2014 में देखा, जब तेलंगाना एक नया राज्य बना। ठीक है, तो देश का नक्शा तो बन गया, उसकी सीमाएं तय हो गई। लेकिन अब अगला सवाल, इन सीमाओं के अंदर जो लोग रहते हैं वो कौन है? कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं? इसी बेहद जरूरी सवाल का जवाब देता है संविधान का पार्ट 2, जो हमें आर्टिकल्स 5 से 11 में मिलता है। तो नागरिकता को लेकर जो इतने सारे नियम हैं, उसमें आखिरी फैसला किसका होगा? अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? इसका सीधा सा जवाब है आर्टिकल 11 में। यह साफ साफ कहता है कि नागरिकता देने या खत्म करने से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी और अंतिम शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है। चलिए अब हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो हिस्सा जो इस देश की आत्मा है। ये है वो वादे जो संविधान हर एक नागरिक से करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की। और इस सब की शुरुआत होती है समानता के वादे से। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स तो मिल गए, पर ये हमें किससे बचाते हैं? किसके खिलाफ हम इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर आर्टिकल 12 काम आता है। ये द स्टेट यानी राज्य शब्द को डिफाइन करता है, और इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ही नहीं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, मतलब हर तरह की सरकारी अथॉरिटी शामिल है। इन्हीं के खिलाफ हमें ये प्रोटेक्शन मिलती है। और समानता का ये वादा खोखला नहीं है, इसके कुछ बहुत मजबूत पिलर्स हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका। आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18, राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत। ये सब मिलकर ही एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां हर कोई बराबर हो। समानता के बाद अगला बड़ा वादा है आज़ादी का, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इसे सिर्फ फ्रीडम के तौर पर मत देखिए, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये असल में वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो हम सबको एक लोकतंत्र में अपनी बात रखने और हिस्सा लेने के लिए दिए गए हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 कमाल की आज़ादियाँ देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी। एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, और कोई भी काम या प्रोफेशन चुनने की आज़ादी। सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी इन्हीं आज़ादियों पर तो टिकी है। अब हम आते हैं संविधान के शायद सबसे गहरे और ताकतवर आर्टिकल पर, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहता है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या उसकी निजी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है ना? पर यकीन मानिए,
इसकी गहराई अनबिलीवेबल है। और यही इसकी खूबसूरती है। सालों से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक शब्द जीवन या लाइफ का मतलब इतना बड़ा कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी है, सम्मान से जीने का यानी राइट टू डिग्निटी भी है, साफ हवा पाने का अधिकार, और यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन भी इसी में शामिल है। और यही बात साबित करती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है, बढ़ता है। और ये प्रोटेक्शन का दायरा यहीं खत्म नहीं होता। संविधान हमें और भी कई सुरक्षा कवच देता है। जैसे ये शोषण के खिलाफ अधिकार देता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाता है। ये हर किसी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, और साथ ही माइनॉरिटीज़ को अपनी संस्कृति और भाषा बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का भी अधिकार देता है। तो हमने इतने सारे अधिकारों की बात की, समानता, आज़ादी, शोषण के खिलाफ अधिकार, पर एक सवाल है, अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीने तो इसकी गारंटी कौन देगा? तो अब हम पहुंच रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के उस शिखर पर, उस एक अधिकार पर जो बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है। ये है असली अंतिम गारंटी, और वो है आर्टिकल 32, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो जादुई आर्टिकल है जो हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर ये आर्टिकल ना होता तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे अच्छे वादे बनकर रह जाते। और इसके महत्व को समझाने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात सुनते हैं। उन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था, ये संविधान की आत्मा है और इसका दिल है। इससे ज्यादा पावरफुल बात और क्या हो सकती है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? वो ये है कि संविधान के पहले 35 आर्टिकल्स सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में एक राष्ट्र बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, देश की जमीन को डिफाइन करो। स्टेप 2, उस जमीन पर रहने वाले लोगों को डिफाइन करो। और स्टेप 3, उन लोगों से कुछ ऐसे वादे करो जो कभी तोड़े नहीं जा सकते। लैंड, पीपल एंड प्रोमिसेस। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये 75 साल पुराना ब्लूप्रिंट, ये दस्तावेज आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रास्ता कैसे दिखा रहा है, उसे शेप कैसे दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।